नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब को स्टार्ट किया था। उसमें देखा था एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब की डिफिनीशन देखा था। उसके बाद एडवर्ब के दो टाइप्स को हमने पढ़ लिया था। पहला टाइप था एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दोनों टाइप्स को हमने पढ़ लिया था। अब आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको देखते हैं आखिर एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं किसे, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस को कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहता है कि मतलब इसके अंतर्गत ये लिखा जाता है कि कोई भी कार्य किस जगह कौन से स्थान पर किया जा रहा है, ये दर्शाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे होता है हियर, there, backward, everywhere, nowhere, far, up, down, inside और outside, near, away, somewhere, below। ये सारे शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसे एक्सपर्ट की राय देते हैं। जैसे कोई भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं या फिर कोई भी क्रिया विशेषण, उस पर एक्सपर्ट की राय अलग से दी जाती है। यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट की राय दिया गया है कि वर्ब के साथ वेयर लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस दिया गया है, उसमें हम जो वर्ब दिया गया, वर्ब के साथ अगर हम वेयर लगाकर क्वेश्चन करते हैं और जो शब्द हमें प्राप्त होता है, जो आंसर उसके बाद प्राप्त होता है, वही एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत कहलाता है। जो शब्द देखिए प्राप्त होता है वही एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है प्लीज कम हियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कम हियर। जैसे देखिए यहाँ दिया कम हियर। अब हम इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखते हैं कम वेयर। कोई क्वेश्चन करेगा कि कहाँ आना है, तो हम उसका आंसर देंगे कि हियर, मतलब यहाँ। ये हियर जो है यही एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा। यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया गया है कि हियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दिया है ही वेंट फार, वह दूर गया। अब यहाँ पे हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि वेयर लगा। जैसे देखिए ही वेंट फार। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखिए वेंट वेयर, वह कहाँ गया। तो हम इसको क्वेश्चन करते हैं वेयर लगाकर, तो वहाँ पे हम आंसर देंगे फार, मतलब दूर गया। तो ये जो फार है ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया ही कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आता है। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन करते हैं वेयर लगाकर। देखिए वर्ब के साथ, जैसे कम वेयर, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के साथ कम फ्रॉम वेयर। कम फ्रॉम वेयर क्वेश्चन करते हैं, कम फ्रॉम वेयर। यहाँ पर भी देखिए वेयर लगाकर हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, दिल्ली। दिल्ली जो है ये स्थान का नाम है, लेकिन ये भी स्थान मतलब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत स्थान भी आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कम फ्रॉम वेयर लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो आंसर हमें प्राप्त होगा दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली जो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं अगली टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे परिमाणवाचक, इसको हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसा विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण जहाँ पे परिमाण का हो। इसकी डिफिनीशन देखते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एन एक्शन or an adjective or an adverb. Adverb of degree indicates the degree of action and adjective and adverb. कोई भी एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो एडजेक्टिव को भी दर्शाता है, उसके वर्ब को दर्शाता है, मतलब जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसको एडवर्ब को भी दर्शाता है। इट गिव्स द आंसर द क्वेश्चन, ये आंसर देता है हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट। इट गिव्स मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर देता है ऐसे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और इन व्हाट एक्सटेंट। ऐसे लगाकर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आते हैं। अब वहाँ पे देख लिया कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे दिया है वेरी, रादर, क्वाइट, इनफ, ऑलमोस्ट, मोस्ट, टू, मच, हार्डली और एग्जैक्टली और भी सारे शब्द हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे शब्द जहाँ पर भी मिल जाएंगे वो एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब
मतलब परिमाण का बोध कराते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कुछ एक्सपर्ट की राय देते हैं अपनी, उसको समझ लेते हैं। ऐसे पकड़ने में कोई भी एडवर्ब रहेगा उसको पकड़ने में आसानी होगी, जो ये राय दिया गया है। चलिए देखते हैं, जैसे दिया गया है वर्ब के साथ हाउ मच और इन व्हाट डिग्री लगाकर क्वेश्चन करने पर हमें जो आंसर प्राप्त होता है, मतलब कोई भी सेंटेंस दिया गया उसमें वर्ब जो दिया रहता है उसके साथ हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच और इन व्हाट डिग्री लगाकर क्वेश्चन करते हैं, तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वही शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। मतलब जो भी आंसर प्राप्त हुआ जो शब्द से, वही एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है, द टी इज रादर हॉट। अब यहाँ पे पूछेंगे हॉट रादर, हॉट हाउ मच। जैसे क्वेश्चन द टी इज रादर हॉट, यहाँ पे दिया है चाय बहुत ही गर्म है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन करते हैं हॉट हाउ मच। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा रादर, मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो रादर आंसर आया है इसका यही एडवर्ब कहलाएगा। इस सेंटेंस में एडवर्ब में रादर होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल है, द काउ इज मोस्ट यूजफुल। गाय बहुत लाभदायक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट यूजफुल है, यूजफुल के साथ हम वर्ब है यूजफुल है, इसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे जैसे इन व्हाट एक्सटेंट और डिग्री, एक्सटेंट और डिग्री यूजफुल। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना यूजफुल है, तो हम क्या करेंगे मोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे जो मोस्ट है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं इसके बाद अगली टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसको डिफिनेशन दे लेते हैं इसका। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, मतलब किस तरीके से या कैसे भी कोई कार्य किया जा रहा है, यही दर्शाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे वो क्लियरली, स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली, लाउडली, क्विकली, फास्टली, वेल, सो, हार्ड एंड दस। ये सारे जो शब्द हैं ये सारे शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं। हमने बताया भी था जब स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ये भी बताया था कि अधिकतर ऐसे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में एल वाई रहेगा तो वो एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ब्रेवली एल वाई दिए गए तो ये एडवर्ब होते हैं। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो तो ये पहचान लीजिए, जहाँ पे एल वाई रहेगा वो एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। कोई भी एडवर्ब, वहाँ पे अगर एडवर्ब के टाइप्स नहीं पूछे गए, केवल एडवर्ब पूछा गया है, तो सेंटेंस में एल वाई दिख जाए किसी भी वर्ब में लगा हुआ, तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत वो सारे शब्द आते हैं। अब चलिए देखते हैं, जैसे एक्सपर्ट की राय होती है, चलिए देखते हैं एक्सपर्ट की राय। इसमें देखते हैं एक्सपर्ट कहते हैं जैसे वर्ब के साथ हाउ लगाकर कोई भी सेंटेंस दिया गया उसमें जो वर्ब है उसके साथ हाउ लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है, मतलब जो भी सेंटेंस दिया है उसमें क्वेश्चन हाउ लगाकर करेंगे, जो भी हमें आंसर प्राप्त होता है वही शब्द, जो आंसर प्राप्त होगा वही शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। मतलब जो वाक्य दिया गया उसमें जो भी शब्द दिया गया उससे हम हाउ लगा, वर्ब दिया गया हाउ लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वही शब्द, जो आंसर होता है वही शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल दिया गया है, ही राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हाउ राइट्स, यहाँ पे हाउ राइट्स या राइट्स हाउ करेंगे, दोनों चाहे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे हम आंसर देंगे ब्यूटीफुली। यहाँ पे देखिए इसका आंसर आएगा ब्यूटीफुली, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब। ब्यूटीफुली जो दिया गया, देखिए सेंटेंस में दिया गया ये एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया गया नहीं दिया है, उससे क्या मतलब होता है सारे शब्द नहीं याद किया जाता है, फिर भी यहाँ पे ब्यूटीफुली दिया गया, हाउ लगाकर क्वेश्चन करने पे आंसर हमें क्या प्राप्त होगा ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं मोहन गोज स्लोली, मतलब मोहन धीरे धीरे जाता है, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन करेंगे गोज हाउ, गोज हाउ, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिलेगा स्लोली। कैसे जाता है, स्लोली जाता है, तो यहाँ पे ये जो स्लोली है यही एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आएगा। और एक सॉन्ग भी आप लोग सुने में धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो जो धीरे धीरे से वहाँ यूज हुआ है वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है।
अब उसके बाद देखते हैं अगली टाइप है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। जो 6 टाइप है एडवर्ब टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, उसमें देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। यहाँ पे देखते हैं इसे कहते हैं किसे, इसको कैसे पहचानेंगे। इसकी डिफिनीशन है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन इंडिकेट्स असर्शन एंड डिनायल। मतलब कोई भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन होता है तो वो किसको डिनायल इंडिकेट्स करता है, असर्शन मतलब स्वीकार करता है, डिनायल मतलब किसी भी चीज को मना करने के लिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे दिया गया एग्जांपल आर यू वेल, यहाँ पे आंसर देगा यस आई एम। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है आर यू वेल, तो यहाँ पे आंसर आएगा यस आई एम वेल। तो आई एम, यहाँ पे देखिए जो वेल दिया गया ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए स्वीकारात्मक मतलब यहाँ पे देखिए दिया गया ना असर्शन का बोध कराता है। तो यहाँ पे स्वीकार, हमसे अब कोई भी क्वेश्चन कर रहा है आर यू वेल, तो हम कहेंगे यस आई एम। तो हम यहाँ पे जो यस का आंसर दे रहा है तो यहाँ पे ये अफर्मेशन का कार्य कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे इज ही मिस्टेकन श्योरली, तो मतलब हम क्वेश्चन के इज ही मिस्टेकन, तो वहाँ पे आंसर आएगा श्योरली। तो ये जो श्योरली है ये भी देखिए असर्शन का आंसर दे रहा है ना, यहाँ पर भी ये एडवर्ब कर रहा है, ये एडवर्ब हुआ। यहाँ पे यस के नाते यहाँ पे वेल जो है ये एडवर्ब का कार्य करेगा। फिर जो देखिए हैज ही गॉन टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली गया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा सर्टेनली, अभी जल्दी में। तो फिर यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है सर्टेनली, ये भी इसका असर्शन का आंसर आ रहा है, यहाँ पे ये एडवर्ब का कार्य करेगा। इसमें देखिए एक्सपर्ट की राय क्या दी गई है, जैसे दिया गया यस और नो, जब एडवर्ब होता है कोई भी वाक्य में यस और नो का एडवर्ब जब होता है तब उसके बाद फुल स्टॉप या कामा अवश्य होता है। कोई भी सेंटेंस दिया गया उसमें अगर एडवर्ब अफर्मेशन मतलब यस और नो एडवर्ब जब होता है तो उसके बाद फुल स्टॉप या कामा का प्रयोग अवश्य होता है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं हमारी अगली टाइप है। चलिए देखते हैं अगली टाइप है टाइप नंबर 7 एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल्स द रीजन ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई भी कार्य किया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या दर्शाता है, किसी भी एक्शन का रीजन बताता है कि आखिर ये काम क्यों किया गया है। कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसका रीजन बताता है कि आखिर ऐसे काम क्यों किया गया है, इसके ये एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे हेंस, देयरफॉर, दस, सो, इटीसी, ऐसे जो शब्द आते हैं ये रीजन को बताते हैं कि इस वजह से ये कार्य किया जा रहा है, तब जाके वो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे दिया गया है ही हैज लेफ्ट विलेज हेंस आई कांट टॉक टू हिम, उसने विलेज को छोड़ दिया तभी मैंने उससे बात नहीं कर रहा, अतः आई कांट टॉक टू हिम, मतलब अतः जो यहाँ पे हेंस दिया गया है यही एडवर्ब ऑफ रीजन आ गया, ये कारण बता रहा है, मतलब ये कारण बता। जैसे देखिए हेंस का यूज करने के बाद आई कांट टॉक टू हिम, हेंस ही हैड लेफ्ट विलेज, ये कारण है कि उसने विलेज को छोड़ दिया हेंस, अतः वह उससे बात नहीं कर सका। तो यहाँ पे देखिए हेंस जो है ये कारण को दर्शा रहा है, इस वजह से एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे दिया गया शी हैज लॉस्ट हर पर्स देयरफॉर शी इज सैड, उसने अपने पर्स को खो दिया, देयरफॉर शी इज सैड, तभी वह दुखी है। तो यहाँ पे कारण क्या है, दुखी होने का, यहाँ पे उसने अपना पर्स खो दिया तो कारण क्या है, पर्स को खोना, लेकिन दर्शा कौन रहा है, देयरफॉर। तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा वो होगा देयरफॉर, एडवर्ब ऑफ रीजन। ऊपर वाले में हेंस जो दिया है ये एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद देखिए अगला एग्जांपल जो दिया गया है, शी स्पोक स्लोली सो आई कुड नॉट हियर है, मतलब वो इतना धीरे बोलती है कि इस वजह से वह सुन नहीं पाता है। मतलब यहाँ पे देखिए वह शी स्पोक स्लोली, वह इतना धीरे बोली, सो इसलिए आई कांट टॉक टू, आई कांट हियर हर, मतलब मैं उसे सुन नहीं सका। तो यहाँ पे देखिए सो ये रीजन बता रहा है ना, वो क्यों नहीं सुन सका, क्योंकि वह धीरे बोली थी। यहाँ पे रीजन बताने का काम क्या कौन कर रहा है, सो। तो यहाँ पे सो जो है ये एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा, सो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। यही सारे शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगली टाइप नंबर 8
जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। हमने प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक विशेषण और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ये तीसरा है, इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हम नहीं कर सकते, वो सारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सारे प्रश्न पूछने के लिए ही नहीं यूज होते हैं, बल्कि वो अगर प्रश्न पूछने के कार्य को पूरा भी कर रहे हैं तो वो सारे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे, मतलब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। चलिए देखें, जैसे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन वर्ड नहीं आएंगे, केवल 4 ऐसे क्वेश्चन वर्ड तो होते हैं जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत, एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे दिया है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। हम देखते हैं उसमें अंतर्गत आते कौन कौन से शब्द, जैसे दिया गया व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, ये सारे शब्द जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखते हैं, जैसे हमने कहा ना कि केवल 4 ही शब्द हैं जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पे देखने में गिनने में आ रहा है ढेर सारे शब्द हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये सारे शब्द आए कहाँ से, इन्हीं शब्दों से बने। जैसे देखिए व्हेन है, वेयर, हाउ से ही तो ये सारे शब्द बने हैं। तो मेन जो 4 शब्द होते हैं यही चारों शब्द हैं। इसमें हमने जो पिछले टाइप्स को पढ़ा, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, ये जो टाइप्स हमने चारों पढ़ा उसी के अंतर्गत ये सारे शब्द आएंगे। तो चलिए देखते हैं एडवर्ब, सबको अलग अलग देख लेते हैं। जैसे दिया है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसके अंतर्गत कौन आएगा, व्हेन आता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत भी आएगा। और एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन बताने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाई यूज होगा। उसके बाद यह एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके लिए यूज होगा हाउ, मतलब कोई भी कार्य हम कैसे कर रहे हैं तो यहाँ पे हाउ का यूज होगा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। और अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके अंतर्गत क्या आएगा, वेयर। यहाँ पे देखिए यही चारों शब्द हैं, ये चारों शब्द गिन लीजिए, यही चारों शब्द ध्यान से देख लीजिए, एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत है। और ये इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडवर्ब के अंतर्गत, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये हमने बताया ना, पिछले जो टाइप्स हमने पढ़ चुके हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़े हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़े हैं, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके अंदर ये चारों शब्द, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है और ये चारों टाइप्स के अंतर्गत भी ये चारों शब्द आते हैं। जैसे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन, एडवर्ब ऑफ रीजन व्हाई, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर, ये सारे शब्द आते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिया गया है, यहाँ पे हम क्वेश्चन तो नहीं करें, लेकिन फिर भी एग्जांपल देखिए कैसे हम पकड़ते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। हम क्वेश्चन लगा के करते हैं, जैसे ही रन्स इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हम पूछेंगे ना कि वह कब दौड़ता है, तो अगर हम व्हेन लगा के क्वेश्चन करेंगे तो ये टाइम का बोध करा रहा है ना, तो एडवर्ब ऑफ ये एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आए, ही रन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब ये देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा, वो कब दौड़ता है, सुबह में दौड़ता है। अब यहाँ आई लाफ टुडे, मैं आज हंसी, तो इसका देखिए ये क्यों हंसी, मतलब यहाँ पे देख लिया वहाँ, ये जो टुडे दिया है यहाँ पे मॉर्निंग है, ये एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे देखिए टुडे जो दिया गया है वो पूछा जाएगा कब हंसी, तो ये टुडे मतलब आज, ये भी एडवर्ब के अंतर्गत आएगा। ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, क्योंकि ये समय का बोध करा रहा है कि आज मतलब सुबह, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत। दे लिव देयर, ये एग्जांपल दिया गया, दे लिव देयर, वह वहाँ रहता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पे दे लिव देयर, तो ये बता रहा है कि वह वहाँ रहता है, तो ये क्या बोध करा रहा है, प्लेस, तो ये आएगा देयर, यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए देखते हैं अगली टाइप है, जो कि लास्ट टाइप है, रिलेटिव एडवर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, जैसे दिया गया है, रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम join two sentences to
टुगेदर। जैसे देखिए रिलेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई भी करते हैं और उसी टाइम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं। मतलब देखिए जैसे कोई भी वाक्य दिया रहेगा वहाँ पे वो वर्ब को भी, जो भी रिलेटिव एडवर्ब रहेगा वो वर्ब को मॉडिफाई भी करेगा, साथ में दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य भी करता है। जैसे देखिए दिया गया है रिलेटिव एडवर्ब तथा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब तथा इंट्रोगेटिव एडवर्ब के एक ही फॉर्म होते हैं। मतलब जो रिलेटिव एडवर्ब है और इंट्रोगेटिव ये दोनों के फॉर्म एक ही होते हैं। लेकिन जहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया था, लेकिन जहाँ पर भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहीं पर रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग, किसी भी रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी वाक्य दिया जिसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है और जोड़ने के लिए किया जाता था। साथ ही ये अपने बाद आने वाले वाक्यों की वर्ब को मॉडिफाई भी करते हैं। मतलब जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो दो वाक्य को साथ में जोड़ते भी हैं और उसके बाद अगले सेंटेंस में आने वाले वर्ब को भी वो मॉडिफाई करने का कार्य करते हैं, मतलब उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दिया गया है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी और सारे भी शब्द हैं जो इन शब्दों से बनते हैं। जैसे देखें इसमें हमने अभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब में भी पढ़ा था व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ा था, वहाँ पे प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखें ये दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेंगे। ये जो इतने सारे शब्द दिए गए हैं रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत, ये भी दो शब्दों को दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं और अगले आए हुए वाक्य में जो वर्ब आता है उसको मॉडिफाई भी करते हैं। जैसे देखिए दिया गया एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर टेट एग्जाम, यह वही स्थान है जहाँ पर टेट एग्जाम मतलब टेट की तैयारी की जाती है। यहाँ पे देखिए दिया गया है ना वेयर, ये जो वेयर दिया गया है ये रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दिस इज द प्लेस, ये एक वाक्य होगा, यह वही स्थान है। वेयर जहाँ पर, यूज टू प्रिपेयर फॉर, जो कि टेट के एग्जाम को प्रिपेयर के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये वेयर जो है ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है और उसके बाद जो ये वर्ब आया है इसको भी मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो वेयर है ये रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। रिलेटिव एडवर्ब, वेयर जो है यहाँ रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरे पेन को चुराया। तो यहाँ पे देखिए दिया गया दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का। यहाँ पे एक सेंटेंस एक खत्म हो गया, ये हु दिया गया है जो अर्थात जिसने, यहाँ पे हु दिया गया है तो इसके बाद जो वर्ब आते हैं जैसे स्टोल माई पेन, जिसने मेरे पेन को चुराया। तो यहाँ पे देखिए हु जो है ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगले सेंटेंस में जो वर्ब आया है इसको भी ये मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। ये थी हमारी एडवर्ब की टॉपिक जो थी वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ देखिए जैसे जितने भी टाइप्स थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारी एडवर्ब की क्लास समाप्त होती है। तो चलिए इसके लिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।